नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको वस्त्र विज्ञान और परिधान में जो सबसे पहला टॉपिक है आपके TGT के लिए, वस्त्र और सिले वस्त्र कपड़ा, इस पर मैं चर्चा करूँगी। वस्त्र और सिले वस्त्र क्या होता है? वस्त्र और सिले वस्त्र आप बताइए, कुछ है? हम कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम बिना सिला हुआ पहनते हैं। नहीं पहनते हैं? एक बार तो दिमाग में आएगा बात कि कौन सा बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हम तो सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हम लोग बिना सिले वस्त्र भी पहनते हैं। प्राचीन समय में भी पूजा पाठ जब लोग औरतें करती थीं या पुरुष करते थे तो भी बिना सिले वस्त्र ही पहनते थे। जैसे देखो, धोती, पुरुष पहनता था धोती, ऊपर उनके पास सिले वस्त्र नहीं होते थे। और इसी तरह से आज के दिन में भी कई जगहों में जहाँ पूजा पाठ होता है वहाँ पर लोग बिना सिले वस्त्र को ही पहनते हैं। खास करके जब छठ पूजा होता है तो उसमें भी कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो सिले हुए वस्त्र को पहनती नहीं हैं और पूजा नहीं करती हैं। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, अपन बात करते हैं सिले वस्त्र और बिना सिले वस्त्रों के बारे में। पहले वस्त्र क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। वस्त्र कहते किसको हैं? हम सब इसे वस्त्र से परिचित हैं। हमारा वस्त्र से नाता रिश्ता ऐसा रहता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हम हमेशा ही वस्त्रों से लिपटे रहते हैं। इवन सोने जाते हैं तब पर भी वस्त्र हमारा साथ देता है। खेल के मैदान में होते हैं तो वस्त्र हमारा साथ देता है। पार्टी के समय जाते तो भी हम सोचते हैं कि सबसे सुंदर से सुंदर वस्त्र को हम धारण करें। तो वस्त्र कैसे बनता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सिले वस्त्र और बिना सिले वस्त्र क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम बिना सिले वस्त्रों की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि जो हम साड़ी पहनते हैं वो बिना सिला हुआ वस्त्र होता है। यहाँ सिले हुए वस्त्र से मतलब है कि जिनको काट छाट करके तैयार किया गया हो वो सिले वस्त्र कहलाएंगे। जैसे आप सूट पहनते हैं, पेटीकोट है, शर्ट है, जीन्स है, टॉप है, ये सबको काट छाट के तैयार किया जाता है। ब्लाउज है। और बिना सिले वस्त्र ऐसे होते हैं जिनके केवल किनारी सीधी जाती है और वो काम में ले लेते हैं। जैसे आप पर्दा है, अगर डेकोरेटिव पर्दा आप नहीं बना रहे हो तो सिंपल पर्दा आप दोनों किनारे में सिल देते हो और फिर घर में टांग देते हो। इसी तरह से आपके बेडशीट है, बेड कवर है। महिलाओं के पहनने के लिए वस्त्र साड़ी, सर्दियों के लिए शॉल, स्कार्फ, सलवार सूट के ऊपर हम जो ओढ़ते हैं दुपट्टा या ओढ़नी। इसी तरह से लहंगा चुन्नी के साथ चुन्नड़ी या चुन्नड़, विभिन्न जगहों में इसको भिन्न भिन्न भाषा में बोला जाता है। ओढ़नी बोलो, दुपट्टा बोलो, चुन्नड़ बोलो, ये सारे बिना सिले वस्त्र हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। पुरुष इसी तरह से लुंगी, धोती, गमछा, तौलिया, रुमाल बिना सिले वस्त्रों के रूप में काम में लेते हैं। और घरे में तो तमाम ऐसी जगह है जहां बिना सिले वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि वस्त्र क्या है और बिना सिले वस्त्र क्या है। अब देखो वस्त्र कैसे बनता है और वस्त्र कैसे अच्छा बनेगा, इन दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा आपको। क्योंकि आपकी सिलेबस जो मैंने TGT की देखी है बहुत ही सिंपल दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा, ये भी मान लो आप। अब सिले वस्त्र, बिना सिले वस्त्र या रेशों का वर्गीकरण और उसका रसायन, तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो अब हम देखते हैं वस्त्र की संरचना कैसी होनी चाहिए जो कि हमारे लिए उपयुक्त हो। तो ये किस पर निर्भर करेगा? रेशों के गुण पर निर्भर करेगा। रेशे किस क्वालिटी के हैं और जिस क्वालिटी के रेशे रहेंगे उसी क्वालिटी के वस्त्र बनेंगे। कहा जाता है ना, जैसा फूल होगा माला वैसी बनेगी, जैसा ईंट होगा वैसा भवन बनेगा, तो जैसा रेशा होगा वैसा वस्त्र बनेगा। अब रेशों की संरचना, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या देखना है रेशों की संरचना में? पहले देखना है रेशों की बाह्य संरचना कैसी है, बाहरी।
बाहर से वो कैसा दिखाई पड़ता है, बाह्य संरचना। और रेशों की अंतः संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है। और तीसरा, रेशों की रासायनिक संरचना, जो आप देखोगे रेशों के वर्गीकरण के बाद है ना, रेशों के वर्गीकरण और रसायन। तो रसायन से मतलब क्या, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है। जैसे उसकी रासायनिक संरचना होगी वैसा ही गुण वस्त्रों में समाहित हो जाता है, ऑटोमेटिक, बिना कहे हुए। समझ आ गई बात को। तो आज हम पढ़ते हैं रेशों की संरचना, वस्त्र की संरचना या कपड़े की संरचना। तो सबसे पहले रेशों की संरचना में बाह्य संरचना जो बाहरी है उस संरचना के बारे में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रेशों की लंबाई। सबसे नंबर पर जो है ना, पहले नंबर पर है वो है रेशों की लंबाई। रेशों की लंबाई से मतलब क्या है, रेशे कितने लंबे हैं। लंबे रेशों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं, उत्तम क्वालिटी के होते हैं। और जो छोटे रेशों से बनते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो लंबे रेशे होते हैं उनको हम कहते हैं फिलामेंट। पता होगा आपको, लंबे रेशों को क्या कहेंगे हम, फिलामेंट। छोटे रेशों क्या कहेंगे हम, स्टेपल। अगर सभी प्राकृतिक रेशों से आपको पूछा जाए कि कौन सा रेशा सबसे लंबा है, फिलामेंट है, तो आपका एक ही आंसर होगा, रेशम। प्राकृतिक रेशों की बात कर रहे हैं हम। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा रेशा, स्टेपल रेशा कौन होगा, तो कहोगे कपास, कॉटन का। लेकिन कॉटन में भी अगर पूछा जाए तो कॉटन में भी जो लंबे रेशे होते हैं कॉटन के भी, जिससे बहुत अच्छे अच्छे उत्कृष्ट प्रकार के, उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनते हैं, वो फिलामेंट कहलाते हैं। इसमें भी दो भाग हो गया, लंबे रेशे फिलामेंट कहलाए, और जो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, आधे इंच से भी कम है, जिनका उपयोग हम रेयन बनाने में या जो निकृष्ट प्रकार का वस्त्र है, निम्न कोटि का वस्त्र है, जैसे दरियां है और आपके झाड़न पोछन का कपड़ा है, पट्टियों का कपड़ा है, इनसे बनते हैं। क्योंकि निम्न कोटि के इनके ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो लंबे अच्छे होते हैं उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकार के वस्त्र बनते हैं। जैसे सूती का, आप देखते हो, जाओ मार्केट में, सूती की साड़ी बहुत महंगी आती है, 700, 800, 1000, 2000, 4000 तक की आती है। कैसे, उसमें क्या हो गया ऐसा? क्योंकि उनका जो उपयोग किया गया उन साड़ियों के लिए या उन वस्त्रों के लिए, उसमें फिलामेंट रेशों का उपयोग किया गया है, उत्तम कोटि के रेशों का उपयोग किया गया है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार के पौधे से या जो इसका स्रोत है वस्त्र प्राप्त करने का, अगर वो स्रोत अच्छा होगा रेशे अच्छे होंगे, स्रोत खराब होगा रेशे खराब होंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं कपास का। मान लो कपास की खेती कर रहे हो आप लोग, लेकिन कपास की खेती करने के समय उसमें कोई परेशानी आ गई, फसल खराब हो गया, कोये में फफूंद लग गए, या उसको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पोषक तत्व तो मिलना चाहिए, पौधों को नहीं मिल पाया, तो क्या उससे उत्तम कोटि के कपास की रेशों की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार समझो, जैसे मान लो कि फसल लगाए हो, आप चना लगाए हो, मूंग लगाए हो, मसूर लगाए हो, लेकिन वो अति बारिश से या अति वृष्टि से या कम बारिश से, अथवा उसमें कीड़े लग गए हों, कुछ और उसमें परेशानी आ गई हो, कुछ दूसरे प्रकार के कीट उसको खा गए हों, तो क्या अच्छे प्रकार के अनाज की या अच्छे प्रकार की दाल की, अच्छे प्रकार की तेल बीजों की हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर रेशे जिन स्रोतों से प्राप्त किए जा रहे हैं, अगर उस स्रोत में किसी प्रकार की कोई न कोई कमी आ गई है, तो उससे जो प्राप्त रेशे होंगे वो उत्कृष्ट प्रकार के नहीं होंगे, उनमें कमी रहेगी, उनमें खोट हो ही जाएगा। ठीक है। और देखो, रेशों की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो जब एक रेशों से वस्त्र बनते हैं तो उसको हम कहते हैं एक रेशीय, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मोनोफिलामेंट। मोनो मीन्स एक। अगर दो रेशों से वस्त्र बने हैं, बट करके, ऐठन दे करके, पहले देते हैं दो रेशों को बटते हैं, तो बटने के बाद दो रेशों को मिला करके जब हम ऐठन दे करके और एक धागा तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाई फिलामेंट। बाई मीन्स दो। और अगर तीन रेशों से बना है तो ट्राई फिलामेंट। इसी तरह से जितनी उनकी रेशों की संख्या होती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, उतना ही उसमें जो है मजबूती भी आएगा और
संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से अगर मल्टी है, ढेर सारे रेशों से मिलकर बना है, तो सोचो कि रस्सी है। रस्सी देखते हो ना, बहुत सारे रेशों से मिलकर के बना होता है। अब खोल के देखना, रेशे में जो मोटे मोटे रस्से होते हैं उसमें कितने सैकड़ों रेशे होते हैं, तब जाकर के मोटे मोटे रस्से बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी फिलामेंट। ठीक है, अगर एक रेशे रेशों से वस्त्र बनाते हो तो वो जो वस्त्र है जालीदार बनता है, कोमल होता है, सतह उसका मुलायम होता है, नरम होता है, पहनने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, उसकी उतनी मजबूती नहीं रहेगी। जो जितना डेलिकेट रहेगा उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ऐंठन तो है ही नहीं। और दूसरा, कपास के सभी रेशे छोटे होते हैं, उसके बावजूद भी बट जाते हैं और उनसे बड़े लंबे लंबे धागे तैयार हो जाते हैं। क्यों, क्या कारण है? क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कपास का रेशा छोटा होने के बावजूद भी उससे धागे बन जाते हैं। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें कोहेसिवनेस, चिपकने का गुण होता है, उसमें अनोखा गुण होता है चिपकने का। ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि उसमें चिपकने का गुण होता है, इसके कारण ऐसा होता है। अब देखो दूसरा, रेशों की बाह्य संरचना बताए। अगर उसका बाह्य संरचना में जो उसका डायमीटर है, व्यास है, पतला होगा, रेशे भी है, तो उससे बने वस्त्र भी कोमल होंगे। अगर वो रुक्ष होगा, मोटा होगा, खुरदरा होगा, तो उससे बने वस्त्र भी खुरदरे होंगे। इसीलिए जूट के रेशे से वस्त्र नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो बहुत महंगे बनते हैं। आजकल फैशन के लिए बनने भी लगे हैं, जूट के रेशों से भी वस्त्र लोग पहनने लगे हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। इसी तरह प्रकार से लिनन के रेशे से भी वस्त्र बनते हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उनको मैन्युअली करने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के वो पहनने के योग्य बनते हैं, अन्यथा उनसे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते हैं। इसीलिए जूट के रेशों से वस्त्र नहीं बनता है, याद रखिएगा। तो डायमीटर उसका बारीक होना चाहिए। और जो आपके मानवकृत रेशे हैं जिसको हमने बनाया, उसकी डायमीटर तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आप चलनी का छेद रखोगे, जैसी स्पिन रेट का छेद रखोगे, वैसा ही उससे वस्त्र बनेगा। अगर स्पिन रेट का छेद आपका मोटा होगा तो वस्त्र भी मोटा बनेगा, अगर पतला होगा तो पतला बनेगा। जैसे नायलॉन का जब हम रेशा तैयार करते हैं तो वो मोटा पहले निकलता है, लेकिन उसको खींच करके 7 गुना तक उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। कितनी गुना तक? 7 गुना तक उसकी लंबाई, और मूल लंबाई से ओरिजिनल अगर उसका मतलब कि 5 फीट का है तो वो कितने फीट तक बन सकता है? 7 गुना तक, मतलब 35 फीट तक उसकी लंबाई रेशों की जा सकती है। समझ आ गई बात को? अब कपास के रेशे में अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा रेशा कौन है, तो आपका कपास आएगा। सबसे लंबा रेशा कौन सा है? तो आपका रेशम आएगा। लिनन का रेशा 12 इंच से 20 इंच तक उनकी लंबाई होती है, और ऊन का रेशा 1 इंच से लेकर के उसके 18 इंच तक की उसकी लंबाई होती है। याद हो गया होगा आपको। उसके बाद डायमीटर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो प्राकृतिक है वो भगवान ने जैसे उसको डायमीटर बनाया वैसा उसका रहेगा। कुछ रेशे कि आप अगर अंतः संरचना देखोगे, अंतः संरचना मतलब उसकी काटोगे, माइक्रोस्कोपिक कट करोगे, तब उसकी अंतः संरचना आपको दिखाई पड़ेगी। तो अंतः संरचना अगर आप देखते हो तो उसमें क्या दिखता है? कोई गोल होता है, कोई तिकोना होता है, किसी की आकार हड्डी के समान होता है, किसी का आकार सीढ़ी नुमा होता है, किसी का आकार चपटा होता है, कोई त्रिकोणाकार होता है। इस तरह के उसके संरचना होते हैं, अंतः संरचना। तो जैसी उसकी अंतः संरचना होगी उसी प्रकार से उसके वस्त्रों का निर्माण होगा। समझ गए बात को? इसके बाद आपके संगठन और संरचना भी देखो। संरचना और संगठन की मैं बात करती हूँ, मतलब केमिकल जो रसायन की बात चल रहा है। तो जैसे आपके कपास के रेशे हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज के, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपास के रेशे सेलुलोज के बने होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोटीन रेशे जो ऊन और आपके रेशम हैं वो प्रोटीन रेशे कहलाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर है। अगर आप उनके रेशे को जलाओगे आग में, पता चलेगा कि ऊनी का वस्त्र है या रेशमी वस्त्र है, उसकी जांच करोगे तो जला के देखोगे तो उसमें जलने जैसी जो गंध आएगी वो बाल जैसी आएगी। आपके बाल जलाने पर जो दुर्गंध आती है वैसे ही दुर्गंध आपके ऊनी और रेशमी वस्त्रों में आती है। कई लोग ठगे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो उनको क्या रेयन का वस्त्र थमा दिया जाता है और रेशम के पैसे ले लिए जाते हैं। समझ होती नहीं है, कहते सिल्क का है आपका कपड़ा, सिल्क की साड़ी है, आप खरीद दो 5,000, 6,000, 10,000 में। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि हम
कैसे पकड़ में आएगा कि रेशम है या रेयन है, क्योंकि दोनों की चमक एक जैसी होती है, दोनों की चिकनाहट एक जैसी होती है, दोनों की मुलायमियत एक जैसी होती है। तो एक ही इसका उपाय है कि जब उसको जला के देखोगे उसके रेशों को, तो बालों की जलने जैसी गंध आती है। समझ आएगा बात के? क्योंकि उसमें प्रोटीन रेशा है, वो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर है। संरचना समझ में आ गया। इसके बाद जो रेशे हम तैयार कर रहे हैं, मानवकृत रेशे, उसमें जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, उसमें जो हम रसायन डाल रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला या एसिटिक एसिड डाला अथवा कुछ अन्य चीज़ डाला या कोल तार डाला, तो उसके अनुसार उसकी रासायनिक संगठन बन जाता है। तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।